Hello students, from chapter tissues, today we are going to study animal tissues. Animal tissues से related MCQs और उससे related concepts आज हम discuss करेंगे. उससे पहले कुछ concept हम देख लेते हैं कि animal tissues में basically कौन से tissue होते हैं. So we have already studied animal tissues, plant tissues. इसको आपने 9th क्लास में स्टडी किया है. एनिमल टिश्यूज में हमने अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज देखे थे. बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. एनिमल टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं और उसका बेसिस जो होता है टाइप्स का या क्लासिफिकेशन का वो होता है उनका फंक्शन. ठीक है. सो विच आर द एनिमल टिश्यूज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट. एनिमल टिश्यूज में 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं. इसमें होते हैं 4 टाइप्स. जैसे कि पहला होता है इपिथेलियल टिश्यूज और इपिथेलियम भी उसको कहा जाता है. ठीक है. फिर उसके बाद होता है मसल टिश्यूज या मस्क्यूलर टिश्यू. देन कनेक्टिव टिश्यू आर देयर. कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. और लास्ट जो टाइप है वो है नर्वस टिश्यू जो कि न्यूरॉन्स का बना होता है. व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सेम ओरिजिन परफॉर्मिंग सेम फंक्शन. ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं. इपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर और मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू. इस तरह से अलग अलग टाइप्स होते हैं टिश्यूज के. नाउ इपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उनमें भी बहुत से टाइप्स है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं. जैसे कि इपिथेलियल टिश्यूज में टाइप्स होते हैं सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम. ठीक है. फिर इसी में दूसरा टाइप होता है वो होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम. ये स्क्वैमस इपिथेलियम के भी टाइप्स दिए गए हैं. सिंपल स्क्वैमस एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस. देन जर्मिनल इपिथेलियम, जर्मिनल इपिथेलियम, कॉलुमनार इपिथेलियम. कॉलुमनार के बाद और एक टाइप होता है क्यूबॉइडल इपिथेलियम. ठीक है. सिलिएटेड इपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम. इन सब के फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, जर्मिनल, कॉलुमनार, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड और ग्लैंड्यूलर. अब इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है. सो इट इज सिंपल स्क्वैमस एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस. सिंपल स्क्वैमस टिश्यू इट इज मेड ऑफ थिन लेयर, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. ये जो टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर से बना होता है. थिन लेयर होता है, एक ही लेयर होता है इसमें. उसको हम सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम कहते हैं. सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम बेसिकली इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन, एब्सॉर्प्शन. इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्स, ऑर्गन्स. ऑर्गन्स या ट्यूब्स के जो लाइनिंग होते हैं वो सिंपल स्क्वैमस से बने होते हैं. जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक में होंगे. उसके बाद जो रीनल ट्यूब्स होते हैं उसमें होंगे. जैसे कि पीसीटी है, डीसीटी है, उसमें भी इसके सिंपल स्क्वैमस के क्या होंगे? लेयर्स होंगे. ओरल कैविटी में इसके लेयर्स होते हैं. ठीक है. सो ऑल दीज आर सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यूज. आपको लोकेशन पूछा जाता है कि सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे और इनमें से कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं या कहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है. स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम का मतलब होता है कि जो एक से ज्यादा लेयर से बना है. जैसे कि ये स्किन में होते हैं और इनका फंक्शन प्रोटेक्टिव होता है. ये प्रोटेक्शन देते हैं, बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन करते हैं, या फिर बॉडी का प्रोटेक्शन भी स्किन में प्रेजेंट होते हैं. इसका मतलब वो बॉडी का प्रोटेक्शन भी करते हैं. फिर होते हैं कुछ जर्मिनल इपिथेलियम जो कि जर्म सेल्स होते हैं. जर्मिनल इपिथेलियम जर्म सेल से बनता है. और ये जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू जो होता है इससे, इसके जो सेल्स है इससे गैमेट्स फॉर्म होते हैं. ठीक है. जैसे हमने टीएस ऑफ टेस्टिस आपने देखा है. उसमें आपने जो ट्यूब्यूल्स देखा है. ठीक है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स.
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो बाउंड्री होता है वो जर्मिनल इपिथेलियल से बनता है, और जर्मिनल इपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं उनसे गैमेट्स बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ओवरी में भी होता है। कॉलुमिनार सेल्स मीन्स दीज आर रॉड शेप्ड सेल्स, कॉलम लाइक सेल्स। ये कॉलम लाइक सेल्स बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो ये होते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स में, जैसे पीसीटी और डीसीटी है वहां पर। कॉलमनार सेल्स जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, गट में प्रेजेंट होते हैं, और सिक्रीशन और एब्सॉर्प्शन इसका फंक्शन होता है। इनमें विलाई या माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद है क्यूबॉइडल इपिथेलियम, तो ये होते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स में, पीसीटी डीसीटी में। और ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम क्यूबॉइडल शेप में सेल्स होते हैं इसके, इसलिए इसको क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहा जाता है। अब ये क्यूबॉइडल और जो कॉलमनार है ये सीलिएटेड भी हो सकते हैं या ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं, यानी इसमें अगर सीलिया है तो उनको सीलिएटेड कहेंगे, अगर उनमें वो सिक्रेटरी फंक्शन करते हैं, ग्लैंड लाइक फंक्शन करते हैं, तो उनको हम ग्लैंडुलर इपिथेलियम भी कहते हैं। तो ग्लैंडुलर और सीलिएटेड बेसिकली यही स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट उनका फंक्शन अलग होता है क्योंकि उनके कुछ एडवांस कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि वो सिक्रीशन करेंगे तो ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहेंगे, और उनमें अगर सीलिया प्रेजेंट होगा यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अगर होंगे, स्मॉल प्रोजेक्शंस, तो उसको हम सीलिया बोलते हैं। अब ये सीलिएटेड जो इपिथेलियम होते हैं बेसिकली कहाँ पर होते हैं? तो ये जहाँ पर म्यूकस क्रिएट होता है उसको रिमूव करने के लिए ये प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो सकते हैं उसको रिमूव करने के लिए ये प्रेजेंट हो सकते हैं। So ciliated epithelium they are present in the trachea, यानी विंड पाइप में ये प्रेजेंट होते हैं, नोजल ट्रैक में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम होता है उसको आगे पुश करने के लिए, एम्पुला में या ओविडक्ट में पुश करने के लिए, वहां पर भी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ये सिलिएटेड इपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस को आगे निकालने के लिए यानी बॉडी से बाहर निकालने के लिए ट्रैकिया में भी इसका मूवमेंट कंटिन्यूसली चलता है, यानी जो ट्रैकिया का जो लाइनिंग है वो किससे बनता है? सीलिएटेड इपिथेलियम से बनता है। उसके बाद है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ग्लैंडुलर इपिथेलियम हर ग्लैंड, जो भी बॉडी में ग्लैंड होती है जहां पर म्यूकस, वैक्स या कोई हार्मोन सिक्रीशन हो रहा है, कोई एंजाइम सिक्रीशन हो रहा है, सिक्रीशंस हो रहे हैं बॉडी में, तो वहां पर ग्लैंडुलर इपिथेलियम प्रेजेंट होता है अगर एक्सटर्नल लेयर से सिक्रीशन होता है तो। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है या फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इसके अंदर जो लाइनिंग होता है, इसका इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग होता है वो कॉलुमनार इपिथेलियम से भी बनता है। कॉलुमनार इपिथेलियम के साथ साथ ग्लैंडुलर इपिथेलियम से बनता है, और ग्लैंडुलर इपिथेलियम से सिक्रीशंस होता है, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इपिथेलियल टिश्यूज। इसके ऊपर क्वेश्चंस एक तो उसके लोकेशन पे आएंगे या फिर उनके फंक्शंस के बारे में पूछा जाएगा कि इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन फंक्शन के बारे में पूछा नहीं जाता है, आपको फंक्शन दिया जाता है और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपको टिश्यू ढूंढना है जिसका वो फंक्शन होता है, ठीक है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मसल टिश्यूज। सो मस्कुलर टिश्यू और मसल टिश्यूज जो होते हैं इसमें अलग अलग टिश्यू होते हैं। मसल टिश्यूज में बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन मसल टिश्यू, एंड मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन्स। जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका, तो उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। बॉडी जब मूव करता है, मूवमेंट जो हम शो करते हैं, लोकोमोशन या कोई भी बॉडी ऑर्गन का जो मूवमेंट होता है, ये जो मूवमेंट है बोन्स का, ये मसल्स की वजह से है। तो ऐसे मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं जो बोन्स के ऊपर अटैच होते हैं। स्मूथ मसल्स को नॉन स्ट्राइटेड कहते हैं, और बोन्स के ऊपर जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं, या उसको स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। और एक मसल होता है बॉडी में, वो होता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल स्पेसिफिकली हार्ट में प्रेजेंट होता है, जो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। सो मसल टिश्यूज में 3 टाइप्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप होता है वो होता है स्मूथ मसल टिश्यूज। जो दूसरा टाइप जो हम देखते हैं वो होता है स्केलेटल या स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें बैंड्स होते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड एंड एन आइसोट्रोपिक बैंड, दैट इज आई एंड ए बैंड। इस तरह से 2 बैंड होते हैं जिसको हम लाइट और डार्क बैंड भी कहते हैं, जो अलग अलग प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन से बनते हैं, वो स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं। और एक टाइप होता है वो होता है हार्ट में, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? कार्डियक मसल्स। उसके बाद एक बड़ा ग्रुप होता है टिश्यूज का, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू एक बहुत बड़ा ग्रुप है टिश्यू का जो कि बॉडी में abundantly प्रेजेंट है. द मोस्ट abundant टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू. अब इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस तरह का टिश्यू है जो कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है, अटैच करने का काम करता है. ठीक है, जैसे कि दो अलग अलग बोन्स है तो बोन्स को अटैच करने के काम जो करते हैं वो लिगामेंट्स करते हैं. तो लिगामेंट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, उसी प्रकार होते हैं एरियोलर टिश्यू जो कि ऑर्गन्स के बाहर जो गैप है उसको फिल करते हैं या फिर वो एक तरह के प्रोटेक्शन देते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को या विसरल ऑर्गन्स को. उसको हम एरियोलर टिश्यू कहते हैं. या एडिपोज टिश्यू होते हैं जिसके अंदर फैट का डिपोजिशन होता है. ठीक है, या फिर उसके अलावा हम कार्टिलेज देखते हैं जो कि बोन्स के ऊपर स्मूथ सरफेस बनाता है. वी सी टेंडॉन्स. टेंडॉन्स दे आर मेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड द बोन्स. लिगामेंट्स मैंने आपको बताया कि बोन टू बोन अटैचमेंट करता है. उसके बाद होता है कार्टिलेज जो कि बोन के ऊपर स्मूथ सरफेस बनाता है. जैसे कि नोज का टिप जो होता है उसके ऊपर जो सरफेस है वो स्मूथ है, स्मूथ सरफेस लिगामेंट से बनता है. जो ईयर पिन्ना होते हैं उसका भी जो सरफेस होता है या ईयर पिन्ना जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं कंपेयर टू बोन, कार्टिलेज से बनता है. ठीक है, सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. एक होता है ब्लड. सो ब्लड इटसेल्फ इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वो भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है. तो कनेक्टिव टिश्यू में हम टाइप्स देखेंगे. तो कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू है. सो बेसिकली इसमें हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यूज में, तो बेसिकली दीज आर एरियोलर टिश्यूज. ये स्मूथ या इसको हम कहेंगे कि ये रेयर है, डेंस नहीं है. ठीक है, लेस डेंस टिश्यूज है जो है अरियोलार टिश्यू. अरियोलार टिश्यू, अरियोलार टिश्यू जो है वो विसरल ऑर्गन्स के बाजू में होते हैं यानी एक्सटर्नली होते हैं, पेरीफेरी में. उसको अरियोलार टिश्यूज कहा जाता है. अरियोलार टिश्यूज के बाद डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज है. उनमें दो टाइप से, एक टेंडॉन है और दूसरा है लिगामेंट. ठीक है, इसमें दो टाइप से, एक है टेंडॉन्स और दूसरा है लिगामेंट्स. ये है टेंडॉन. अब ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, फिर एक टाइप होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि इसमें जो कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसका मतलब होता है जैसे कि कार्टिलेज है. ठीक है, तो कार्टिलेज इज अ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कि प्रॉपर पैटर्न नहीं होता है फाइबर्स का. फाइबर जो है वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, जैसे स्किन में होता है ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन में होता है. ठीक है, फिर इसके बाद और टाइप्स है जैसे कि कार्टिलेजेस है, उसके बाद बोन्स है, देन ब्लड इज देयर. ठीक है, कार्टिलेजेस, बोन्स, ब्लड, अरियोलार टिश्यू, लिगामेंट्स, टेंडॉन्स, dense irregular connective tissue, cartilages, blood and bone. So all these are different types of tissues. Cartilages में भी अलग अलग types होते हैं. ठीक है, so these are different connective tissues. Connective tissues के बाद एक type होता है वो होता है nervous tissue. हमें पता है nervous tissue बनते हैं न्यूरॉन्स से. न्यूरॉन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए और ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट. ठीक है, मैसेज कैरी करने के लिए जो स्टिमुलस है एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल स्टिमुलस, उसको कैरी करने के लिए ये न्यूरॉन्स काम करते हैं. ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. ठीक है, तो ये सारे एनिमल टिश्यूज है. कौन से हैं? एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो टिश्यूज है इनके कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और जैसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द एमसीक्यूज. अब इसमें हम सिर्फ एनिमल टिश्यूज ही देख रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जब भी होंगे हमारा तो उसमें हम प्लांट टिश्यू भी डिस्कस करने वाले हैं. तो टिश्यूज में हम दोनों भी कवर करेंगे, प्लांट और एनिमल.
Let us take some examples. Question number first is the process by which bone formed is known as. कौन से प्रोसेस से बोन फॉर्मेशन होता है? द प्रोसेस by which the bones are formed. Bone is also a connective tissue. तो बोन्स जो है वो कौन से प्रोसेस से फॉर्म होता है, ऐसा पूछा गया है हम. ऑप्शंस गिवन आर कैल्सिफिकेशन, कॉन्ड्रिफिकेशन, calcification, chondrification, ossification, and last option D is decalcification. Decalcification. तो देखो ये सारे जो टर्म्स है ये बोन फॉर्मेशन से रिलेटेड है या फिर वो ऑस्टियोसाइट्स यानी बोन्स की सेल से, बोन टिश्यू से रिलेटेड. बट जो स्पेसिफिक टर्म है बोन फॉर्मेशन का वो कोई एक है इसमें से. ठीक है. कैल्सिफिकेशन मीन्स डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स. क्वांड्रिफिकेशन जो होता है ये रिलेटेड है कार्टिलेजेस से. ठीक है. क्वांड्रिन जो होता है कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है, तो ये कार्टिलेज से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड नहीं. फिर उसके बाद ऑसिफिकेशन दिया है. सो ऑसिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द बोन्स. बोन्स में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? ऑसिन प्रोटीन. फॉर्मेशन ऑफ बोन इज कॉल्ड एज ऑसिफिकेशन. ठीक है. ऑसिन का डिपोजिशन होता है, उसका एडिशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन. डीकैल्सिफिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम बोन्स. ठीक है. इसको ऑस्टियोमैलेशिया भी बोलते हैं. तो यहाँ पर जो करेक्ट टर्म है बोन फॉर्मेशन के लिए वो है ऑसिफिकेशन. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेंडॉन्स कनेक्ट. टेंडॉन्स कनेक्ट. देखो ये क्वेश्चन जो पेपर हुआ है शाहू का इससे पहले उसमें भी आ चुका है. टेंडॉन्स कनेक्ट. तो टेंडॉन क्या कनेक्ट करते हैं? ठीक है. दो चीजें होती है, एक होता है टेंडॉन और दूसरा होता है लिगामेंट. तो टेंडॉन्स जो होते हैं वो मसल टू बोन कनेक्शंस करते हैं और जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन टू बोन कनेक्शंस करते हैं. ठीक है. इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. तो काम उसका कनेक्शन का है. टेंडॉन्स क्या कनेक्ट करते हैं? ऑप्शंस गिवन आर लिगामेंट विथ मसल, बोन विथ मसल. चलो ऑप्शन लिख लेते हैं. लिगामेंट्स with muscles, bone with muscles, bone with bone, and option D is cartilage with muscles. Cartilage with muscles. तो आपको पूछा गया है कि टेंडॉन्स क्या कनेक्ट करते हैं? टेंडॉन्स कनेक्ट करते हैं बोन विथ मसल्स. बोन को मसल्स के साथ टेंडॉन कनेक्ट करते हैं. ये टेंडॉन इसका फंक्शन, ये क्या है? टेंडॉन का कैरेक्टरिस्टिक है, फंक्शन है. बोन टू बोन कनेक्शन कौन करते हैं? लिगामेंट्स. कौन कनेक्ट करते हैं? लिगामेंट्स. ठीक है. कार्टिलेज का फंक्शन होता है स्मूथ सरफेस बनाना. ठीक है. इट मेक्स द स्मूथ सरफेस ओवर द बोन्स. सो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन पूछा है टेंडॉन्स कनेक्ट्स बोन्स विथ मसल इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्यूरिंग फटीग मसल कंटेंस. ड्यूरिंग फटीग मसल कंटेंस. मसल में क्या होता है? जब फटीग होता है तो मसल में क्या होता है, ऐसा पूछा गया है. सो ऑप्शंस आर मोर एटीपी लेस ग्लाइकोजन, मोर एटीपी लेस ग्लाइकोजन,
Option B is less ATP, more lactic acid. Less ATP, more lactic acid. Option C is less ATP, less lactic acid. Less ATP, less lactic acid. And option D is more ATP, more lactic acid. More ATP, more lactic acid. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है। जब फटीग होता है मसल में, तो मसल में क्या होता है प्रेजेंट? तो फटीग तभी होगा जब एटीपी कम है और लैक्टिक एसिड बन गया है बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। एटीपी कम है और इसकी वजह से क्या हुआ कि मसल एनारोबिकली रेस्पायर कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का डिफिशियंसी है। ऑक्सीजन डिफिशियंट होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लेस एटीपी बनेगा और लेस एटीपी बन के लैक्टिक एसिड के साथ बनेगा। तो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होगा तभी तो फटीग होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग फटीग मसल कंटेन्स लेस एटीपी एंड लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन। तो यहाँ पर आपको लेस एटीपी इस दो ऑप्शन में दिख रहा है और लैक्टिक एसिड ज्यादा होगा, मोर लैक्टिक एसिड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रेस्पिरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, हमने इसको रेस्पिरेशन में भी स्टडी किया है, बट यहाँ पर मसल का जो एक किया है, मसल टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसके कंटेस्ट में ये क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एंटीबॉडी टू हेल्प इन बॉडी डिफेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग it acts as antibody to help in defense, यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो इसमें से आपको ढूंढना है कि वो कौन सा ग्रुप है जो कि एंटीबॉडी की तरह एक्ट करता है, ठीक है। एंटीबॉडीज कौन बनाता है? एंटीबॉडीज आर मेड बाय WBC विच इज द पार्ट ऑफ ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। WBC जब एंटीबॉडी बनाते हैं तो वो कुछ प्रोटीन्स के फॉर्म में होते हैं जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस में क्या दिया गया है हमें? प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और ऑप्शन डी है अल्ब्यूमिन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर एंटीबॉडी जो होता है वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन इस फॉर्म में होता है। इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज को बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। सो दीज आर इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, नथिंग बट इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एंटीबॉडीज आर नथिंग बट इम्यूनोग्लोब्यूलिन, एंड सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन ये कहाँ पर काम करता है? ये काम करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन ये प्लाज्मा के प्रोटीन्स होते हैं। Question number 5. Smooth muscle is found in all the sites except. Smooth muscle are found in all the sites except. All the sites except. वो कौन सा पार्ट है जहां पर स्मूथ मसल्स नहीं होते हैं? एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। तो हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, हमें एक्सेप्शन बताना है। तो एग्जाम गिवन साइट्स आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट,
तो यस, हमने डिस्कस किया है कि इंटेस्टाइनल ट्रैक में स्मूथ मसल्स डेफिनेटली होते हैं जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखाते हैं। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, ब्लड वेसल्स, फैलोपियन ट्यूब या इसको ही ओविडक्ट कहा जाता है। देन ऑप्शन गिवन इज ब्लड वेसल्स। तो डेफिनेटली ये सारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने वाले मसल्स हैं जिनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो ये जो साइड से यहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, डेफिनेटली ऑप्शन डी जो दिया है हमें दिया है आईबॉल मसल्स। तो आईबॉल मसल्स जो होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं, आईबॉल मसल्स, ठीक है। तो एक्सेप्शन इज आईबॉल मसल्स, व्हाई? बिकॉज ये स्केलेटल मसल्स होते हैं। दीज आर स्केलेटल मसल्स। 6 अलग अलग टाइप्स की स्केलेटल मसल होती है आईबॉल मसल में। वो स्केलेटल टाइप में आता है, वो नहीं आता है स्मूथ मसल में, इसलिए ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज अ टिश्यू इज मेड ऑफ, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टिश्यू इज मेड ऑफ, दिया गया है 1 टाइप ऑफ सेल्स, 2 टाइप ऑफ सेल्स, उसके बाद दिया है 1 और मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स एंड मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। सो ये टिश्यूज आर मेड ऑफ सेल्स ऑफ सेम ओरिजिन, बट दो सेल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो एक टाइप के भी हो सकते हैं या अलग अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी? इसमें से कौन सा सेल्यूलर कॉम्पोनेंट है जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है? विच ऑफ द सेल्यूलर कॉम्पोनेंट of blood helps in the production of antibody? वो कौन सा सेल्यूलर कंपोनेंट है, इसका मतलब कौन सा सेल है जो एंटीबॉडी बनाता है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है। यहाँ पर हमने इम्यूनोग्लोबुलिन देखा नहीं का। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने में वो कौन से सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शंस गिवन आर थ्रोम्बोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, साइट्स को हम बोलते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग सेल्स होते हैं, यानी ब्लड प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग फैक्टर बनाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर सीक्रेट करते हैं। इसका मतलब ये एंटीबॉडी बनाने में काम में नहीं आते, ठीक है। सेकेंड दिया है थ्रोम्बोसाइट्स, सॉरी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड इरिथ्रोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, देन मोनोसाइट्स, मोनोसाइट एक टाइप होता है लिम्फोसाइट का, एंड लास्ट है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो देखते हैं हर एक का फंक्शन क्या होता है। तो थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट इसका मतलब ये काम क्या करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बना के ये ब्लड को क्लॉट कर देंगे। इसका मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने में या एंटीबॉडी बनाने में इनका कोई पार्ट नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन दिया है हमें लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को WBCs भी कहा जाता है, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स में जो बी सेल्स होते हैं वो बी सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी बनाने का काम बी सेल्स का होता है, बट लिम्फोसाइटिक सेल होते हैं, यानी वो लिम्फोसाइट का ही एक टाइप है। यहाँ पर हमें लिम्फोसाइट ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम मोनोसाइट्स। मोनोसाइट भी एक तरह का लिम्फोसाइट ही है। मोनोसाइट इज ऑल्सो अ लिम्फोसाइट, एक टाइप है मोनोसाइट, ठीक है। तो मोनोसाइट जो लिम्फोसाइट है वो बेसिकली सेल को फैगोसाइटिक किलिंग करने के लिए या फिर एंटीजन का फैगोसाइटिक किलिंग करता है। एंटीजन मतलब जो भी फॉरेन मटेरियल है उसको फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस मतलब एंटीबॉडी नहीं बनाता है, बट उसको एनगल्फ कर लेता है और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। इसका मतलब ये कोई एंटीबॉडी बनाने में हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट को हम आरबीसीज भी कहते हैं या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं, आरबीसीज। तो आरबीसीज का काम होता है इट कैरीज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी गैसियस ट्रांसपोर्ट करने के लिए इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी काम करते हैं। तो अगर आप सारे ऑप्शंस देखेंगे, इनके फंक्शन देखेंगे, सो यू विल कम टू नो दैट लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ये लिम्फोसाइट्स है जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन में काम करते हैं, या उसके बी सेल्स हैं जो कि वो काम करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द अल्वेओलाई ऑफ द लंग्स। लंग्स की अल्वेओलाई में इसमें से कौन सा प्रेजेंट होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द अल्वेओलाई ऑफ लंग्स। अब अल्वेओलाई ऑफ लंग्स हमें दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि लंग्स का जो अल्वेओलाई है, जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बल्जिंग स्ट्रक्चर होता है अल्वेओलस सेल, वो थीन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और जहां पर थीन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसका मतलब वो गैसियस एक्सचेंज या मटेरियल एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब थीन मेम्ब्रेन है, इसका मतलब वो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम से बना होगा। सो ऑप्शंस गिवन आर सिंपल कॉलुमिनार इपिथेलियम, simple columnar epithelium, simple cuboidal epithelium, simple squamous epithelium, sorry, simple squamous epithelium, and last one is sensory epithelium. इपिथेलियल टिश्यू को हम इपिथेलियम भी बोल सकते हैं। तो सिंपल कॉलुमिनार इपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, सेंसरी इपिथेलियम। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मटेरियल एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक थीन लेयर, और स्क्वैमस इपिथेलियम एक थीन लेयर होता है। स्क्वैमस इपिथेलियम बनाता है अल्वेओलाई की लाइनिंग। सो अल्वेओलाई में कौन प्रेजेंट होता है? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज ब्लड प्लाज्मा इज, यानी ब्लड प्लाज्मा का पीएच कितना होता है? ठीक है, ब्लड प्लाज्मा इज options given are neutral, slightly acidic, neutral, slightly acidic, slightly basic या अल्कलाइन, और डी ऑप्शन क्या दिया गया है हमें? डी ऑप्शन गिवन इज स्ट्रांगली एसिडिक। तो हमें पता है कि ब्लड का पीएच होता है अराउंड 7.6, इसका मतलब वो स्लाइटली अल्कलाइन है। एसिडिक तो हो ही नहीं सकता है। न्यूट्रल, इट इज नियर टू न्यूट्रल बट इट इज अल्कलाइन। 7 के आगे इसका मतलब वो क्या है? अल्कलाइन है। 7.6 के आसपास इसका पीएच होता है, ब्लड का पीएच। इसका मतलब ब्लड प्लाज्मा का जो पीएच है वो क्या होगा? स्लाइटली अल्कलाइन। एंड सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इससे पहले जो पेपर्स हुए उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. जैसे यहाँ पर ब्लड पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी तरह से यूरिन पीएच भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूरिन का पीएच जो है वो अराउंड होता है 6.3 to 6.8। तो सीबीएसई में वो 6.8 दिया गया है, कुछ बुक्स में वो 6.5 6.3 भी दिया जाता है, ठीक है। तो हमें जो भी ऑप्शंस आते हैं अराउंड 6.6 उसका पीएच होता है यूरिन का, और जो ब्लड होता है उसका पीएच होता है अबाउट 7.6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। इसमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू।
तो ये कार्टिलेज का क्वेश्चन है। कार्टिलेज में हाइलिन कार्टिलेज होता है जो कि ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। ऑप्शंस गिवन आर टेंडन, टेंडन, ऑप्शन बी इज हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, सी इज फाइब्रस cartilage, and option D is all of these, ठीक है। So the correct option for this is hyaline cartilage। ट्रांसपेरेंट टिश्यू कौन सा होता है? हाइलिन कार्टिलेज, ये ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज, कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कनेक्टिव टिश्यूज में जो मेजर प्रोटीन होता है वो होता है कोलेजन फाइबर। कोलेजन सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, अबंडेंटली प्रेजेंट होता है, हर कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड में कोलेजन फाइबर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। सो ऑप्शंस गिवन आर मायोसिन, मेलानिन, कोलेजन, केराटिन। मायोसिन जो मसल्स में होता है, मेलानिन मेलानोसाइटिक सेल्स बनाते हैं, स्किन में होता है, कोलेजन, तो कोलेजन हर कनेक्टिव टिश्यू में होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू में, वो होता है कोलेजन फाइबर प्रोटीन्स। और लास्ट है केराटिन। केराटिन बॉडी की कुछ पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्किन में होगा, नेल्स में होगा, हेयर्स में होगा, एक केराटिन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो मायोसिन, मेलानिन, केराटिन ये तो इसमें नहीं आएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज कोलेजन। कोलेजन इज abundantly present in connective tissue except blood. So this was about the animal tissues and related concepts. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से कुछ क्वेश्चंस इससे सॉल्व करेंगे एनिमल टिश्यूज से, फिर उसके बाद हम प्लांट टिश्यू भी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।